Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter, that is physical and chemical changes. In the last video we had studied about the obtaining the salt from the sea. But the salt which is obtained from the sea is in the not pure form, or the crystal which is obtained is small. The salt which is obtained from the sea is in impure form, or the crystal is very small. So for obtaining the salt in the pure form or the crystal in the large form, we have to apply the method which is known as crystallization. So now let's study about the crystallization. What is the crystallization? Obtaining a large crystal in the pure form is known as crystallization. The large crystal of pure substance can be formed from their solution. और वो किससे प्रिपेयर होंगे? उन्हीं के सॉल्यूशन से प्रिपेयर होंगे. सपोज टू बी हमें यहाँ सॉल्ट मिला था. अब इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना होगा. जो सॉल्ट मिला उसको वाटर में डिसॉल्व करना होगा. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसके बाद इसको हीट करेंगे. हीट करने के बाद जो पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के बाद हमें प्योर सॉल्ट मिल जाएगा. तो बेसिकली हमने क्या किया, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया. तो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, इसका हमने सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? सॉल्यूशन ज़रूरी है. ठीक है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. और ये चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है. मैंने बताया था इवेपोरेशन कैसा था? फिजिकल चेंज था. और इवेपोरेशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं. और क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन भी एक इवेपोरेशन ही है. इसमें भी इवेपोरेशन ही होता है. तो ये भी कैसे चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा. ठीक है, प्रोसेस टू ऑब्टेन अ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से क्रिस्टल ऑब्टेन करने को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. एंड इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस. सो नाउ लेट्स सी हाउ द क्रिस्टलाइजेशन वर्क्स. ओके, so there is some experiment, like you have to take a beaker or container and fill it with water. This is the water. Okay, now you have to add the dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. Now heat this solution. Heat this solution. When the solution start boiling, add copper sulfate solution. Add copper sulfate powder. Copper sulfate powder. कॉपर सल्फेट पाउडर क्यों ऐड किया? हमें कॉपर सल्फेट इन प्योर फॉर्म में चाहिए. अभी ये किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है. पाउडर फॉर्म में. पाउडर फॉर्म से हमें इसके क्रिस्टल्स चाहिए. क्रिस्टल्स यानी कि आपने सॉल्ट देखा है ना, सॉल्ट के कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. उस तरह से हमें क्रिस्टल्स चाहिए. या तो उस तरह से क्रिस्टल हो या थोड़े से बड़े हो, इस फॉर्म में क्रिस्टल हो. ठीक है, तो हमें इस तरह से क्रिस्टल्स चाहिए. तो क्रिस्टल्स लेने के लिए हमें इस पाउडर को पहले वाटर में डिसॉल्व करना होगा. तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमने इसके अंदर एसिड मिलाया. एसिड मिक्स होने के बाद हमने हीट किया. हीट करने के बाद हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला. पाउडर कैसा होता है? बिल्कुल फाइन होता है. उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल फाइन होते हैं. मतलब आप हाथ में लोगे आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा सैंड ले रखी है. जैसे सैंड होती है ना, बिल्कुल वैसा ही पाउडर है, जस्ट लाइक. एंड जो कॉपर सल्फेट है, ये वाला जो कॉपर सल्फेट है, ये कैसा है? इम्प्योर है. और जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो स्मॉल है. स्मॉल यानी कि पाउडर फॉर्म में है. ठीक है, अब हमें इसको कैसा ऑब्टेन करना है? प्योर फॉर्म में चाहिए हमें, एंड इसको क्रिस्टल्स फॉर्म में चाहिए. अभी ये पाउडर फॉर्म में है, हमें क्रिस्टल्स फॉर्म में चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, वो जो कि किसकी फॉर्म में था? पाउडर की फॉर्म में था. नाउ यू हैव टू हीट. अब आपको इसको हीट करना है. ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड. And in the previous chapter you had studied that the no more solute is dissolved in the solution, then the solution is known as saturated solution. If the no more solute, if the
no more solute is added in the solution, then the solution is known as saturated solution. सोल्यूट क्या होता है? जिसको हम ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट को। तो यहाँ सोल्यूट क्या है? कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट। एंड सॉल्वेंट क्या है जिसमें हम ऐड करते हैं? तो वाटर इज अवर सॉल्वेंट। ओके, तो कॉपर सल्फेट को तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि ये पूरा इसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वाटर लिया था, वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व करी थी और उस शुगर को तब तक डिज़ोल्व करते रहे थे जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाती, है ना। तो यहाँ भी कॉपर सल्फेट आप तब तक डिज़ोल्व करते रहोगे जब तक कि वो कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, बस उसको वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो और इसको हीट देते रहो। हीट देने के बाद इसको फ्लेम को ऑफ कर दो। देन फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दो। अलाउ टू कूल इट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन। ओके, then after some time you obtain the large crystal of the copper sulfate at the bottom. After some times you obtain the large crystals of कॉपर सल्फेट एट बॉटम। इस तरह के आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे और वो क्रिस्टल कौन से कलर के होंगे? ब्लू कलर के। ब्लू कलर के क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, पाउडर था, वो ब्लू कलर के था, ब्लू कलर का था, इसलिए हमें जो सॉल्यूशन क्रिस्टल्स मिले वो भी कैसे मिले? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिले। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कैसे हैं? प्योर फॉर्म में है और इन क्रिस्टल्स को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। तो ये कैसे हैं? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, और हम बोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन क्रिस्टल फॉर्म। समझ में आया? हमने क्या किया? हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर ऐड किया, वाटर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया एंड हमने सॉल्यूशन को हीट किया। देन आफ्टर बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड द कॉपर सल्फेट पाउडर and continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved in this. Now filter the solution. ठीक है, इसके बाद आपको जब ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, इसके बाद क्या करना है? आपको फ्लेम को बंद करना है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने के रखने के बाद आप इसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर पर आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ये वाले। और जो वो क्रिस्टल्स आए थे वो कैसे थे? प्योर फॉर्म में थे, लार्ज इन साइज थे और जिसे हम बोल सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, सो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि ये हमारा इम्प्योर फॉर्म था, इम्प्योर फॉर्म से हमें प्योर फॉर्म मिल गई। अब यही मेथड क्या हम सॉल्ट वाले में लगा सकते हैं? येस, लगा सकते हैं। जो हमें सी से सॉल्ट मिला था वो कैसा था? पाउडरी फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था। ठीक है, ये क्या था? सॉल्ट। सॉल्ट ऑब्टेन हुआ हमें, वो कैसा था? पाउडर फॉर्म में था। लेकिन हमें अब कैसा चाहिए? और इम्प्योर भी था। हमें कैसा चाहिए? प्योर चाहिए और उसके क्रिस्टल्स चाहिए जो हमें हमारे होम में अवेलेबल रहता है। सॉल्ट देखे ना, उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें। ऐसा तो नहीं है कि आपको पाउडर फॉर्म में सॉल्ट मिलता है, नहीं ना, आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, छोटे छोटे इस तरह से क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब वो क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? इस मेथड से। वो क्या करेंगे? वाटर लेंगे, वाटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व करेंगे। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ये पाउडर वाला सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ हमने क्या ऐड किया था? कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड किया था। लेकिन अब हम क्या ऐड करेंगे? क्योंकि हमें सोल्ट को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है, इसलिए हम यहाँ सोल्ट का पाउडर ऐड करेंगे। सोल्ट का पाउडर ऐड करने के लिए हम तब तक इसके अंदर डिसॉल्व करते रहेंगे तब तक कि ये डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, आफ्टर सम टाइम हम इसको गैस को बंद कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और हम उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें जो बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और वो क्रिस्टल्स कैसे होंगे? प्योर फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो दिस इज अवर टॉपिक, दैट इज crystallization. So our next topic is the chemical changes. Okay, what is the chemical changes? The change in the chemical property is known as chemical changes. And what is the physical changes? Change in the physical property is known as physical changes.
and in chemical changes involves chemical reaction, but in the physical changes no chemical reaction involved. Here I am writing the difference between the physical changes and chemical changes. Physical changes and chemical changes. Change in chemical property, here change in physical property. Okay, involve chemical reaction, no chemical reaction involved. One or more new substance is formed, no new substance is formed. Example, tea, making of tea. In making of tea we have हमने क्या क्या ऐड किए थे, शुगर, मिल्क, टी लीव्स एंड और क्या ऐड किया, बस इतनी चीज़ ऐड करी थी। उसके बाद उन सबको डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व करने यानी कि मिक्स कर दिया, हीट दे दी और टी तैयार हो गई। कोई न्यू सब्सटेंस मिला? नहीं मिला। वो सब इंग्रेडिएंट्स जो थे वो सब मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद हमारी टी रेडी हो गई। तो बेसिकली यहाँ कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे हम, ठीक है। जनरली चेंज आर इरिवर्सिबल, इसके जो चेंज है वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ 1% केस ही ऐसा होगा जो रिवर्सिबल होगा, ठीक है। यहाँ जनरली केसेस आर, जनरली चेंजेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और हमने 2-3 एग्जांपल्स देखे थे इरिवर्सिबल के भी, मतलब फिजिकल चेंज में इरिवर्सिबल भी हो रहा था। रिवर्सिबल तो होंगे ही, साथ में इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो दिस इज द फिजिकल चेंजेस। नाउ आई एम कमिंग टू द केमिकल चेंजेस। चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक बर्निंग, बर्निंग and cooling, this is the chemical property. For example, this is the coal and plus oxygen gives carbon dioxide plus water, ठीक है। कोल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि एयर। जो कोल है वो एयर की प्रेजेंस में जब हम उसको बर्न करते हैं, यहाँ मैंने ये सिंबल लगाया, ये किसको डिनोट कर रहा है, हीट को। आप ऐसे ही लिख लो, हीट को। यहाँ अगर हम कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं, देन हमें क्या ऑब्टेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। H2O किसको बोलते हैं, हम वाटर को बोलते हैं, और ये किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ गैस एंड दिस इज द वाटर। ओके, सो देखो ये जो कोल है ये बर्निंग की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सकता है, जल सकता है ये, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ वाटर को देखो, क्या वाटर बर्न हो सकता है एयर की प्रेजेंस में? आप वाटर को खुला छोड़ दो तो ये क्या अपने आप जलने लग जाएगा? नहीं जलेगा। तो दिस इज द, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई, एक तरफ कोल है और एक तरफ वाटर है। क्या ये दोनों डिफरेंट है? ये तो बर्न हो सकता है लेकिन ये बर्न नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, ये बर्न हो सकता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है? हमारी एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो सकती है? नहीं हो सकती। कोल बर्न हो सकता है, वाटर नहीं हो सकता, ना कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता। दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। तो यानी कि इनकी किस में चेंज आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। और कौन सी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज? कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे सपोज टू बी हमने किसी चीज को बर्न किया, फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, यहाँ कर्ड का देखो, मिल्क है, मिल्क से किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मिल्क के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो होता है लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है इसके ऊपर बैक्टीरिया काम करता है, वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और ये जो लैक्टोज है जो कि मिल्क में प्रेजेंट रहता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस लैक्टोज को किस में चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यानी कि ये लैक्टोज था, ये किस में चेंज हो गया, लैक्टिक एसिड में। ये तो एक एसिड था
और इसका नेचर कैसा था हमें पता नहीं है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है लेकिन एसिड तो नहीं होगा, हमें ये पता है ये एसिड तो नहीं है क्योंकि इसके आगे एसिड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे एसिड लिखा हुआ है, इसके आगे एसिड लिखा हुआ है, इसके आगे एसिड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, यानी कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई बर्निंग, कूलिंग एंड एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, है ना। ये भी इनकी क्या हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। और कर्ड में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट था, लैक्टोज प्रेजेंट था, ठीक है। तो मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट था, तो उसके अंदर जब हमने कर्ड डाला, कर्ड कैसे तैयार होता है, मिल्क है, मिल्क के अंदर आप 1 स्पून क्या डाल देते हो, कर्ड डाल देते हो, तो वो जो 1 स्पून कर्ड है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इस कर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब हम इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को इस मिल्क में डालेंगे और मिल्क में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये क्या करेगा, पूरे के पूरे लैक्टोज यानी कि पूरे के पूरे मिल्क को किस में चेंज कर देगा, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। बताओ आपको मिल्क से कर्ड मिल गया, क्या आप कर्ड से दोबारा मिल्क को ऑब्टेन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। एक बार वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, उसको आप दोबारा उसके दूसरे नेचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। हमने यहाँ यही बोला कि जनरली दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ये जो चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला था चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, एसिडिक प्रॉपर्टी में चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि केमिकल प्रॉपर्टी ये हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल, इससे पहले देखो केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सपोज टू बी दिस इज द सब्सटेंस ए एंड दिस इज द सब्सटेंस बी एंड वी गॉट C+D, ठीक है। तो ये जो एरो लगा हुआ है, एरो लगने का मतलब ये है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो गई। एरो लिखा है, यहाँ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है और इधर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट है, एरो लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जिसमें एरो लगाओ वो सारी की सारी रिएक्शन ही कैसी होगी, केमिकल रिएक्शन, ये जरूरी नहीं है। हमने इससे पहले जो फिजिकल चेंजेस वाला किया था उसमें हमने टी बनाई थी, यहाँ हमने सारे इंग्रेडिएंट लिखे थे और इंग्रेडिएंट के बाद यहाँ हमने एरो लगा के टी लिख दिया। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हो गई, नहीं हुई। क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हुआ। इन्हीं चीज़ों से हमें ये वाली चीज़ मिली। लेकिन यहाँ ये जो A+B मिक्स हो रहा है, इन दोनों के मिक्स होने से कोई एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। जैसे आपने यहाँ कोल प्लस ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मिक्स करने पर आपको एक अलग चीज़ मिली। क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनका नेचर इस कोल से डिफरेंट था। यहाँ भी देखो ये लैक्टोज था, लैक्टोज से आपको क्या मिल गया, लैक्टिक एसिड मिल गया, यानी कि आपको इससे एक डिफरेंट चीज मिल गई। दिस इज द A सपोज टू बी एंड दिस इज द B। A से आपको B मिल गया। अब आप B से A को दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, दिस इज द इरिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन आपको A से B मिला, ये जो B है ये एक न्यू प्रोडक्ट है, ये एक न्यू प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, नहीं, हमें एक प्रॉपर एसिड मिल रहा है। तो दिस इज द न्यू सब्सटेंस, ओके। सो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हम एरो के इधर वाली साइड जो लिखते हैं ना उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं एंड एरो के इधर की तरफ जो लिखते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिसको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन होने के बाद जो हमें ऑब्टेन होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बट दिस इज़ नॉट अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमें रिक्वायर होता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होती है। बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन है, यस है। क्यों है, क्योंकि हमने 2
इन दोनों चीज़ों को डाला, इन दोनों रिएक्टेंट को जब ऐड किया, हमें ये दोनों न्यू प्रोडक्ट मिल गए और इन दोनों का नेचर कैसा था, अपोजिट था। तो यस, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। इज दिस केमिकल रिएक्शन? यस। वाई? बिकॉज जब हमने लैक्टोज को ऐड किया तो हमें लैक्टिक एसिड मिला एंड बोथ ऑफ दीज आर अपोजिट नेचर। अगर एक +5 है तो दूसरा -5 है, यानी कि अगर हम +5 और -5 यानी कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। तो वैसे ये लैक्टोज और लैक्टिक एसिड दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। तो हमें एक अपोजिट नेचर का प्रोडक्ट मिल गया। ये रिएक्टेंट लिया हमने, रिएक्टेंट ए से हमें प्रोडक्ट बी मिल गया और जो प्रोडक्ट बी है वो ए से डिफरेंट है। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। और आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया। 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, हो सकता है एक न्यू सब्सटेंस मिले, हो सकता है 2 न्यू सब्सटेंस मिले। यहाँ कितने सब्सटेंस मिले हैं, यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो हम और कौन सा मिला, न्यू मिला है। ऐसा तो नहीं है इसको मिक्स कर दिया और यही मिल गया, नहीं, अलग मिला है हमें। सो हमें क्या मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है। यहाँ भी हमें कैसा मिला था, न्यू सब्सटेंस मिला था। तो और कितने मिले, 2 मिले। हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 से ज़्यादा मिले। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन एंड जनरली दीज आर इरिवर्सिबल। ओके, फिजिकल चेंज आपको अच्छे से क्लियर हो गया, केमिकल चेंज भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल्स देखें केमिकल चेंजेस के, देन फर्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन और द केमिकल चेंजेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस. In the previous chapter you have studied about the photosynthesis, how the photosynthesis occur in the presence of carbon dioxide plus water and also in the presence of sunlight and chlorophyll. These will be converted into the carbohydrates plus water, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ये लीव्स है, लीव्स से इनको क्या मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है। वाटर कहाँ से आ रहा है, इनके रूट से आ रहा है, रूट से वाटर यहाँ लीव्स में आ रहा है, ठीक है। रूट से इनको वाटर मिल रहा है, एयर से इनको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ठीक है। इससे ये जो लीव्स है ये क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट, दीज आर ऑफ द डिफरेंट नेचर और नॉट? Yes, these are of different nature because this is the gas and this is the carbohydrate which we consume. इन carbohydrates को हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यही तो हमारा फूड होता है, यही हमारा क्या होता है, फूड। हम अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, और प्लांट्स उस फूड को किस में कंजर्व रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये फूड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। क्या आप गैस को कंज्यूम कर सकते हो, नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप ब्रीद आउट करते हो, है ना। तो दिस इज द गैस एंड दिस इज अवर फूड, दीज टू आर द डिफरेंट नेचर। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। एंड बताओ मेरे को, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी? एक बार आपको फूड मिल गया तो क्या आप इस फूड को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। और ये जो रिएक्शन देखिए ये कैसी है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट नेचर, ये भी अपोजिट नेचर, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए रिएक्शन केमिकल है। और केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है। एक गैस है तो दूसरा फूड है, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है और ये इरिवर्सिबल भी है। सो दिस इज द केमिकल चेंजेस. Next example is a digestion. How the digestion will occur? In the previous chapter you have studied about the digestion. In digestion you have to convert the carbohydrate into simpler form, that is glucose, and fat will be converted into fatty acids and protein will be converted into
amino acids. These are the complex form. These are the complex form and these are the simpler form. बताओ कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस होगी. क्यों? ये कार्बोहाइड्रेट था, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था. कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हमें कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन हुआ? सिंपलर फॉर्म में ऑब्टेन हुआ. सो यस, दिस इज द केमिकल रिएक्शन. और इनकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो दिस इज अगेन अ केमिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी. सो यस, दिस इज द केमिकल चेंजेस एंड दिस चेंज इज इरिवर्सिबल. व्हाई? एक बार आपने डाइजेशन कर लिया तो क्या आप उस डाइजेस्टेड फूड को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो? दिस इज द फूड एंड आपने इस फूड को डाइजेस्ट कर लिया. डाइजेस्ट करने के बाद ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया और ब्रेक हो गया सिंपलर पीसेस में, ब्रेक डाउन इन पीसेस. सो क्या आप इन पीसेस को दोबारा फूड बना सकते हो? नहीं बना सकते ना. सो दिस इज irreversible process, irreversible chemical changes. Why chemical changes? Because the complex substance will be converted into the simpler substances. Okay, next example is milk is converted into curd. अभी बताया मैंने, लैक्टोज होता है मिल्क में और जब हम उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरिया इस पूरे के पूरे लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड. अगेन दिस इज ऑफ अपोजिट नेचर, दैट इज एक तो एसिड है और दूसरा एसिड नहीं है. ठीक है, तो ये कैसे हो गया? केमिकल चेंजेस. नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. अब ये ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर. These three topic will be covered in the details one by one. So let's start. So this is our topic, that is breakdown of the ozone molecules. Ozone is represented by the O3. O3 means ozone. What is the ozone? ओजोन का मतलब क्या होता है? ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम यूवी रेडिएशन भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये जो ओजोन होती है ये दिस इज आवर अर्थ एंड अर्थ के अराउंड में जितनी भी लेयर है उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? ओजोन लेयर. तो सन से जो रेज आती है, सन से जो सनलाइट आती है वो कौन सी आती है? यूवी रेज आती है. उन रेज का नेम क्या है? सन से जितनी भी सनलाइट आती है उस सनलाइट को क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं. लाइट को बेसिकली रेज बोलते हैं. और जो सनलाइट से जो सन से जो लाइट आती है, जो रेज आती है, उन रेज को क्या बोलते हैं? यूवी रेज. ठीक है, ये यूवी रेज होती है ना, बहुत हार्मफुल होती है. अगर ये डायरेक्ट हमारे अर्थ में एंटर करे तो पूरे एक्वेटिक एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा. ठीक है, तो इससे बचने के लिए ये ओजोन लेयर होती है जो कि अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, जो कि पूरे अर्थ को मतलब पूरी तरीके से घेर लेती है एक. ठीक है, दिस इज अवर अर्थ और इसके पूरे चारों ओर से ये ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है. ओजोन लेयर. तो यूवी रेज जो सन से जो रेज आती है जिसका नेम है यूवी रेज, तो ये जो यूवी रेज है, इन यूवी रेज को ये ओजोन लेयर आने से रोकती है. और हमारे पास जो अर्थ पे जो रेज आती है सन की, वो प्योर होके आती है. मतलब वो यूवी रेज नहीं आती. अब यूवी रेज ये जो यूवी रेज जो सन से आ रही है उसको तो इस ओजोन लेयर ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते. ठीक है, उसने इसको रोक दिया. जैसे वो ओजोन लेयर यहाँ आई, इसने इसको भगा दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते. तो फिर ये जो ओजोन लेयर है ये फिल्टर होके, ये सनलाइट जो है फिल्टर होके हमारी अर्थ पर आती है. डायरेक्टली यूवी की फॉर्म में नहीं आती.
ठीक है, इसलिए हमें कोई सनलाइट से नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो सनलाइट है वो हमारे पास कैसी आती है, फिल्टर होके आती है, और उसको फिल्टर कौन करता है, ओजोन लेयर फिल्टर करता है। अगर सपोज टू बी ये ओजोन लेयर नहीं होती तो ये सनलाइट है, जो सनलाइट में क्या प्रेजेंट है, यूवी रेज है, ठीक है, तो ये जो यूवी रेज है ये डायरेक्ट हमारे अर्थ में एंटर कर जाती, तो डायरेक्ट अर्थ में एंटर करिए तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी मैंने यहाँ लिखी है। ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ओजोन ऑब्जर्व यूवी रेडिएशन, ये जो ओजोन है ये क्या ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन, एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कैसे ब्रेक होती है, दिस इज द ओजोन लेयर, दिस इज द ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में ओजोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये जो ओजोन है ये क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में, ठीक है, और ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन प्लस O बनाती है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ओके। और ये जो O है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए इस O का नेम क्या है, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली जिसके पैरों में 2 होता है, लेकिन इसके पैरों में 2 नहीं है, तो इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो O3 है ये यूवी रेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ में जो सनलाइट आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में आएगी, सो हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसीज, इन सब से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं CFC गैस, CFC गैस। फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाली गैस निकलती है। तो ये वाली जो गैस है ना ये ओजोन लेयर में होल कर रही है, ये जो ओजोन लेयर है इसमें होल कर रही है, होल यानी कि ये ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी ओजोन लेयर ही ख़त्म हो जाएगी और अर्थ पे डायरेक्ट यूवी रेज आएगी, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, किनको, रेफ्रिजरेटर एंड AC को, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस ओजोन लेयर में होल कर रही है। और आपको पता होगा कि अर्थ में ओजोन लेयर में अभी एक होल फाउंड किया गया है, अभी वो छोटा है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू इसको एक्सेस में यूज़ करते रहे तो वो एक दिन पूरी की पूरी ओजोन लेयर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ओजोन मॉलिक्यूल और ओजोन लेयर, ठीक है। सो हमने क्या देखा, ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑल्सो ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको किस में ब्रेक कर देती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, यानी जो ओजोन है वो किस में ब्रेक हो जाती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। एंड इफ़ यूवी रेडिएशन वर एब्जॉर्ब बाय ओजोन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर ओजोन जो है इन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो डायरेक्ट यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ में एंटर हो जाएगी। फर्स्ट जो होल फाउंड किया गया था वो 1985 में ऑब्टेन किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम ओजोन में होल कब मिला था, 1985 में मिला था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन एंड ओजोन लेयर. In this lecture we had studied about the physical and chemical changes, that is what is the physical change and what is the chemical change. Chemical change क्या होता है, जिसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है. अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्निंग, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, दिस ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. जो हमने सी से सॉल्ट ऑब्टेन किया वो प्योर फॉर्म में नहीं था, वो किस फॉर्म में था, इम्प्योर फॉर्म में था. तो हमें किस फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए. तो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन. सो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ
प्योरीफिकेशन। उसके बाद हमने केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, उनमें से जो फर्स्ट एग्जांपल हमें डिटेल में स्टडी करना था वो है ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जिसमें हमने ओजोन के बारे में देखा कि एक्चुअल में ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।